एक महिला के लिए संतान का सुख कितना बड़ा सुख है, ये उसी महिला से जाना जा सकता है जिसके पास संतान नहीं है। हमारे देश में ही क्या, पूरी दुनिया में विवाह के उपरांत संतान की मनोकामना करना ये बहुत ही सामान्य सी बात है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिनके विवाह को काफ़ी समय हो जाता है और उनको संतान नहीं होती, और जब उन्हें मेडिकल सहायता से बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलते तो ये लोग बड़े परेशान होकर के ये सोचने लग जाते हैं कि कुंडली में क्या प्रॉब्लम है। आज का वीडियो स्पेसिफिकली उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं विवाह के बाद भी अपने मन के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार संतान को प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है, हम टेक्निकल रीजन पे बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निक पर बात करेंगे। वो क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। 25 वर्षों के अनुभव के साथ 2026 में मैं आ रहा हूं आपको पूरा 1 साल का कोर्स सिखाने के लिए। जी हाँ, ज्योतिष सीखना है तो तुरंत कॉल करें। स्टेप क्या रहेंगे? वही 3 स्टेप जो हमारे पहले थे। संतान प्राप्ति हेतु D1 चार्ट का अध्ययन होगा, D9 चार्ट का अध्ययन होगा और D7 चार्ट। ये 3 चार्ट ऐसे हैं जो स्त्री हो या पुरुष हो, उन दोनों के ही चार्ट में अध्ययन करना चाहिए कि संतान का प्रॉमिस कितना स्ट्रांग है या प्रॉमिस वीक है। और क्या अगला स्टेप है, ये तो हमें समझना ही है। इसमें भी 3 ग्रह किसी भी महिला की जन्म पत्रिका में 3 ग्रह ऐसे हैं जो संतान के प्रॉमिस को डिसाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला चंद्रमा यानी कि आपका मून, सेकंड आपका मार्स यानी कि मंगल, और तीसरा ग्रह है जुपिटर यानी कि गुरु। पुरुष के केस में थोड़ा डिफरेंट था, वहाँ सूरज, शुक्र और गुरु थे। यहाँ पर चंद्रमा और मंगल जो हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। गुरु कॉमन है, गुरु मेन कॉमन है दोनों में ही। इसलिए सूत्र है कि संतान का सुख, अच्छी संतान का सुख गुरु के आशीर्वाद से मिलता है। अब यहाँ पर आपका प्रश्न दिमाग में आएगा कि जिनका गुरु खराब होता उन महिलाओं को पुत्र नहीं होता या उनको संतान नहीं होती। संतान होती है, पर जब बात आए अच्छी संतान की, अच्छी संतान का मतलब वो बुद्धि से अच्छे हों, शरीर से स्वस्थ हों, उनकी मानसिकता अच्छी हो और उनकी एजुकेशन अच्छी मिले, आगे चल कर के कैरियर में अच्छा जाएं, प्लस माता पिता का रेस्पेक्ट करने वाले हों, पारिवारिक परंपराओं को निभाने वाले हों। ऐसी संतान की जब बात आती है तो गुरु ग्रह रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी जितना अच्छा गुरु होगा उतना ही अच्छी संतान के प्रॉमिस की बात को करता है। अब हम चलते हैं चंद्रमा के ऊपर, और इसको सबसे पहले हम मेन चार्ट D1 चार्ट में देखेंगे, यानी कि हमारी लगन कुंडली में देखेंगे। अब मान लीजिए चंद्रमा किसी भी रूप में अगर लगन कुंडली में पीड़ित है, खास करके फीमेल, हम फीमेल चार्ट की ही बात कर रहे हैं। महिलाओं का मासिक धर्म चंद्रमा के द्वारा ही कंट्रोल होता है।
जब भी चंद्रमा राहु के साथ, समझने वाली बात है, चंद्रमा राहु के साथ, मून केतु के साथ, हिंदी में लिख देते हैं, चंद्र शनि के साथ, चंद्र सूरज के साथ, ये जब स्थितियां बनती हैं तो ये चंद्रमा के पीड़ित होने की निशानी है। यानी कि शनि, राहु, केतु, सूरज, इनके साथ अगर चंद्रमा बैठा है तो इन्हें पहली बात तो अपने मासिक धर्म को लेकर के कई बार तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, जब विवाह के बाद ऐसी महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती हैं तो देरी का सामना, डिले का सामना करना पड़ जाता है। पर ये एक बहुत ही ज़्यादा, इसको ऐसे नहीं लेना कि अगर किसी महिला की कुंडली में ये योग है तो वो गर्भ धारण नहीं कर पाएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। गर्भ धारण होता है परंतु उसमें देरी संभव है। जो सही समय होता है वो उन्हें सही तरीके से नहीं मिल पाता, तो वो कई बार घबरा जाती हैं। ऊपर से अगर ये कॉम्बिनेशन बने हों महिला में स्ट्रेस लेने की, डिप्रेशन में जाने की, ओवर सेंसिटिविटी, ये सब समस्याएं ऑलरेडी होती हैं। एंग्जाइटी की समस्या, इम्पेशंस की समस्या, ये उनमें ऑलरेडी होती हैं। तो ये कुछ ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं और ज़्यादा स्ट्रेस में होने से भी महिलाएं सही समय पर फिर कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो स्ट्रेस, क्योंकि चंद्रमा हमारी मन स्थिति को दिखाता है, हमारे मन को दिखाता है। मन की स्थिति का अनुकूल होना अनिवार्य है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने इसको लगन कुंडली में देखना है। मान लीजिए राहु और चंद्रमा दोनों किसी हाउस में, किसी भी हाउस में, कहीं एग्जाम्पल ले लो, तो हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे। तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा महसूस कर रहे हैं तो साइकियाट्रिस्ट का भी, आप उनकी भी सहायता ले सकते हैं। किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिल सकते हैं, कुछ अच्छी रेमेडीज़ का सहारा ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, महिलाएं अगर जिनको भी ये कॉम्बिनेशन है, प्रॉपर प्राणायाम करें। और प्राणायाम में भी 3 प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम ऐसे हैं जो आपकी मानसिक स्थिति को ठीक बनाने में बड़े हेल्प करते हैं। अन्य प्राणायाम भी हैं, आप योगाचार्य की भी मदद ले सकते हैं। चंद्रमा के दोष को कम करने के उपाय भी कर सकते हैं। तो पहली बात है चंद्रमा समझ में आ गया, पीड़ित नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? चंद्रमा नीच राशि में नहीं होना चाहिए। चंद्रमा कुंडली के 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, नीच राशि में होने से भी समस्या आ सकती है। अब ये सिर्फ संभावनाएं की बात चल रही है, क्योंकि प्रॉपर रिजल्ट तो हमें अगले चार्ट से समझ में आएगा। इसी प्रकार से मंगल का संबंध रक्त से है। मंगल अगर खराब हो जाता है तो अंडाणुओं के जो बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें बाधा बहुत होती है। जिन महिलाओं का साथ मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में बैठा हो, महिलाओं की कुंडली में मंगल राहु के साथ बैठा हो, केतु के साथ बैठा हो, या नीच राशि में बैठा हो, या अस्त हो, या वक्री हो,
कोई भी स्थिति मंगल की जो खराब स्थिति मानी जाए, या यहां हम इसको हटा देते हैं, मंगल अष्टम भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो तो भी कुछ तकलीफ देह स्थिति बना सकता है। ऐसे में डॉक्टर्स का सहारा लेना बहुत उपयोगी होगा। डॉक्टर का मतलब मेरा अब आप के ऊपर है कि अब आप आयुर्वेदिक डॉक्टर का सहारा लेते हैं या एलोपैथिक डॉक्टर का लेते हैं या होम्योपैथिक लेते हैं, वो आपके ऊपर है। अभी हम उस विषय पे चर्चा नहीं कर रहे। मीन्स किसी अच्छे मेडिकल एक्सपर्ट का सहारा लेना उचित रहेगा। तो मंगल का यहाँ पर ये स्थितियों में होना, और जैसा मैंने बताया इसको मिटा देते हैं, दोबारा लिख देता हूं, मंगल राहु, मंगल केतु, मंगल शनि, नीच मंगल, अस्त मंगल, मंगल का 8वें और 12वें, मंगल 8वें और 12वें अगर यहाँ पर बैठा हो और इन स्थितियों में हो तो घबराएं नहीं। प्रॉपर मेडिकल चेकअप करा करके, दवाइयों का सहारा लेकर के अपने आप को करेक्ट करें। इन महिलाओं का डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है, इन महिलाओं को ब्लड संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, इन महिलाओं को पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, इन महिलाओं को गर्भ धारण करने में समस्या आ सकती है। तो ऐसे में प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, मंगल के उपाय करें, और मैंने कहा डॉक्टर का सहारा तो जरूर लेना है। ठीक है। अब तीसरा ग्रह, वो सब आप जानते ही हैं। तीसरे ग्रह के लिए आपको जो है गुरु ग्रह, गुरु ग्रह का यहां पे समझना है। गुरु का अच्छा गुरु आपको अच्छी संतान भी तो देता ही है। अगर कई बार दिमाग में होता है कि पुत्र संतान, तो पुत्र संतान के लिए गुरु और केतु 2 ग्रह मेन रेस्पॉन्सिबल हैं। पंचम भाव नहीं, पंचम भाव ओवरऑल संतान को दिखाता, ओवरऑल संतान। ठीक है। तो गुरु ग्रह को देखें कि गुरु की कंडीशन कैसी है। गुरु राहु के साथ ना हो, गुरु केतु का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। ये अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं, इस मामले में डिले कर सकते हैं, ये सब देरी कर सकते हैं। गुरु नीच राशि, गुरु अस्त, ये सब जो हैं इसमें देरी कर सकते हैं, 3 साल 5 साल। और एक फैक्टर बड़ा काम करता है, वो है पितृदोष। पितृदोष, अगर कुंडली में पितृदोष बना हुआ है तो भी ये समस्या आती है। पर पितृदोष जब ही प्रभावशाली होगा कुंडली में जब आपका गुरु कमजोर हो। हाँ, ये बड़ा प्यारा सूत्र है। अक्सर कई बार लोग सोचते हैं यार हमारी कुंडली में पितृदोष तो बना हुआ है पर फिर भी संतान तो टाइमली हो गई। वो थोड़ा भूल जाते हैं। पूरे सूत्र को समझें। पितृदोष यदि कुंडली में बना हुआ है और आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की सिचुएशन अच्छी है तो पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है और बहुत कम हो जाता है। ठीक है। और ये माने कि बस पितरों की अप्रसन्नता है तो थोड़ा सा भी अमावस्या को कुछ छोटा मोटा भी पितरों को प्रसन्न करने हेतु या उन्हें नमन करने से भी ये समस्या नहीं होती। तो 3 ग्रहों का मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले इन 3 ग्रहों को, चंद्रमा को, मंगल को, गुरु को D1 यानी लगन कुंडली में देखेंगे। फिर इन तीनों ही ग्रहों को आपने D9 में लेके जाना है। D9 में देखना है
कि चंद्रमा कैसा बैठा है, वहां पर भी यही नियम लगेगा। चंद्रमा किसी पापक ग्रह के साथ ना बैठा हो, पापक ग्रह के साथ ना हो। कहां पे ना हो? D9 चार्ट में, D9 चार्ट में नहीं होना चाहिए। शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, इनके साथ नहीं बैठना चाहिए। और क्रूर ग्रह सूरज, साथ में आपका चंद्रमा नीच राशि में ना हो। और वही सूत्र चंद्रमा 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। यहाँ छठे में, नवमांश कुंडली में, 8वें में और 12वें में। छठे में फिर भी शायद चल जाए, 12वां भाव में होना चंद्रमा का नवमांश चार्ट में महिला के, ये थोड़ा तकलीफ दे ज़्यादा हो जाता है। अगर D1 में आपका चंद्रमा कितना भी अच्छा क्यों ना बैठा हो, पर नवमांश में चंद्रमा की स्थिति अगर गड़बड़ा जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो वही समस्या है। एक तो इन्हें जब भी पीरियड्स होंगे तो पेन की शिकायत बढ़ जाती है। पेन इनको आम महिलाओं की अपेक्षा कुछ ज़्यादा होता है, या ज़्यादा मानसिक अंतर्द्वंद पैदा हो जाते हैं। तो 12वें भाव के चंद्रमा का विशेष आपने देखना है। इसका एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी करना है और अन्य जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका भी सहारा लेना है। तो ये चीज़ हमारी चंद्रमा से आ गई। अब इसी प्रकार से मंगल को भी देखेंगे। यहाँ पर मंगल, सिर्फ ध्यान रखें, नीच राशि में नहीं होना चाहिए। अगर नीच राशि में हो गया तो फिर भी संतान में बाधा देगा। और फिर वही है कि बार बार डॉक्टरों के यहाँ पर चक्कर काटने पड़ते हैं और IVF की सफलता भी संदिग्ध हो जाती है, डाउटफुल। IVF एक बार नहीं कई बार IVF का सहारा लेना पड़ता है और फिर जा कर के कभी कभार सफलता मिलती है। ऐसे में एस्ट्रोलॉजी में जो दशाएं अंतरदशाएं हैं उनका आप उचित सहारा ले सकते हैं। उनका सहारा से पता चल जाएगा कि किस समय हमारा समय अनुकूल है, वो चीज़ आपके लिए बढ़िया रहेगी। मंगल की स्थिति समझ गए। यहाँ पर मंगल 8वें में नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझना, और 12वें में नहीं होना चाहिए। छठे की कोई परेशानी नहीं। नवमांश में मंगल अगर छठे में चला जाए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये मंगल की खराब स्थिति नहीं है, पर 8वें और 12वें में अच्छा नहीं है। गुरु सेम राहु केतु के साथ ना हो, नवमांश में नीच राशि में ना हो। छठे और 8वें में गुरु नहीं होने चाहिए और नीच राशि में नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो समस्या बढ़ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों को D1 में देखा, D9 में देखा, अब हम D7 का अध्ययन करेंगे। D7 सप्तमांश कुंडली। आप जिस भी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं वहाँ आप जा कर के D7 चार्ट लिखेंगे या सप्तमांशल कुंडली लिखेंगे तो आ जाएगा समझ में, वहाँ से निकाल लेना। बड़ा इजी है, टेक्नोलॉजी का बड़ा अच्छा उपयोग ज्योतिषाचार्यों ने भी किया है। वरना हम तो जब सीखते थे तो हाथ से कुंडलियाँ बनानी पड़ती थी, तो 10 मिनट मिनिमम, 10 से 15 मिनट तो कुंडली बनाने में कई बार लग जाते थे। और उसमें ये भय रहता था कि कुंडली कहीं गलत ना हो जाए। तो कम से कम विद्यार्थी जो ज्योतिष के होते थे, हम लोग उन्हीं में शामिल हैं, उनको 6 महीने से साल भर लग जाता था एक्सपर्टीज़, कुंडली बनाने की एक्सपर्टीज़ गेन करने में। आज तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, कुंडली बनाने के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं,
पढ़ाई के लिए आपके पास टीचर्स अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन अपने घर बैठे सीख सकते हैं, आप ऑफलाइन जाना चाहें, अब तो कोरोना चला गया। हमारे यहाँ पर भी क्या था कि कोरोना से पहले ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, ऑनलाइन का हमें पता भी नहीं था, इतना हमें नॉलेज भी नहीं थी, और अब ऑनलाइन तो सब जगह चल रहा है। तो आज तो घर बैठे भी ज्योतिष सीख सकते हैं, बड़ा आसान है। हाँ, हमारे भी अभी फरवरी मार्च में कोर्स आ रहे नए, उसको आप अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं घर बैठ करके तो ज़रूर आप हमारी टीम से ट्राई कीजिए। इसमें आपका जो D7 चार्ट है उसमें लगन और लग्नेश, इसका अध्ययन करना है, और गुरु ग्रह की स्थिति का अध्ययन करना है। ये दो चीजें सिर्फ मात्र D7 चार्ट में आप देखेंगे। तो अगर D1 में जो प्रॉमिस है वही प्रॉमिस D9 में स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है तो समस्या है ही नहीं। अगर उसमें D9 में गड़बड़ मिल रही है तो आप पकड़ो कि मामला क्या है, फिर उसके उपाय कीजिए। हाँ, D7 चार्ट को लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं रेमेडी करते समय। अगर आप रेमेडी में एक चीज जोड़ दें, लगन के लॉर्ड को, लगना लॉर्ड, जो भी D7 का लगना लॉर्ड है उसके रेमेडीज को अदर्स रेमेडीज में जोड़ दें, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अब आप कहेंगे जी इतनी बात हुई, पंचम भाव की बात नहीं हुई। पंचम जस्ट एक इंडिकेटर है, ये नहीं कहता कि साहब मेरे खराब हो जाने से संतान नहीं प्राप्त होगी। कभी कभी लर्नर्स जो हैं पंचम भाव पर पूरा फोकस बना के रखते हैं। अब जिन लोगों का पंचमेश नीच राशि में बैठा है वो आपके पास आके कहते हैं जी हमारे तो संतान सही टाइम पे हो गई। अब जो लर्नर्स है वो बेचारा टेंशन में आ जाता है कि भाई ये इसका क्या लेना देना। अब मान लो ये कोई फीमेल चार्ट है और फीमेल चार्ट में पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। अब शुक्र नीच राशि में चला गया है, महिला को संतान हो गई, क्योंकि आपने नज़रअंदाज कर दिया चंद्रमा के प्रॉमिस को, मंगल के प्रॉमिस को और गुरु के प्रॉमिस को। आपका पंचमेश नीच में भी हो गया, कमजोर भी हो गया थोड़ा सा। अगर चंद्र, मंगल और गुरु ये तीन ग्रह D1 D9 में वेल प्लेस्ड हैं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, प्रभु का आशीर्वाद है, जरूर संतान प्राप्ति हो जाएगी। तो अब आप समझ गए, केवल पंचम भाव पर नहीं, पंचम भाव ओवरऑल संतान का सुख देता। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो भी पंचम, 5 बच्चे हैं तो भी पंचम, तो सभी के सुख की बात कर रहा है। तो उससे रिजल्ट नहीं निकल करके आएगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा भाई कौन सा बच्चा हमें फायदा देगा। फायदा मीन्स आपकी रेस्पेक्ट करेगा। तो अदर्स टूल्स का उपयोग करना, अदर्स टेक्निक का उपयोग करना निहायत जरूरी है। एक और सूत्र, ये पंचम भाव आपका संतान के सुख की बात करता है, पर इसके रिजल्ट को देने में नवम भाव बहुत बड़ा योगदान देता है। बिना नवम के पंचम का सुख प्रॉपरली नहीं मिलता। इसे पंचम से पंचम की स्थिति कहते हैं, 5वें से 5वां, तो रिजल्ट पंचम के ये मिलेगा। अर्थात आप यदि भाग्यशाली हो तो संतान बहुत अच्छी प्राप्त होती है। यानी इसमें संतान प्राप्ति में भाग्य का बहुत बड़ा रोल है। खास करके मैं अच्छी संतान की बात कर रहा हूं, अभी नकारी निकम्मी बेकार संतान की अभी चर्चा नहीं चल रही है। अब नकारी निकम्मी संतान जो होंगी वो तो नवम भाव तो उसमें थोड़ा गड़बड़ होगा ही होगा। जब भी ऐसा हो गया, नवम भाव गड़बड़ का मेरा मतलब ये है यहाँ पर गुरु में भी दिक्कत आती है, नवम भाव में भी दिक्कत हो सकती है, और D7 चार्ट में भी उनको दिक्कत कहीं ना कहीं मिलती ही मिलती है।
तो इस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर महिला का प्रश्न है कि मैं कब कंसीव करूंगी, तो ऐसे में ये सब चीजें देखें, महादशा, अंतरदशा का प्रयोग करें। महादशा कौन सी है जो संतान अच्छे तरह से देने में सक्षम होती हैं या फेवर करती हैं? लगन की दशा, सेकंड हाउस, दूसरे भाव की दशा, पंचम भाव की दशा, सप्तम की दशा, नवम की दशा और एकादश भाव की दशा। ये दशाएं फेवरेबल दशाएं मानी जाती हैं। जो भी आपका लगन कुंडली है उनके पहले भाव, दूसरे भाव, ऐसे कर देता हूं, और पांचवा भाव, सातवां भाव, नौवां भाव, 11वां भाव, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। यानी इन दशाओं में, ऐसा नहीं कि अन्य भाव की अंतरदशा में नहीं हो सकता, अगर इनमें से कहीं पर भी इनमें से कोई हाउस की दशा चल रही है तो चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। अब एक चीज़ और जोड़नी है, गोचर। अब गोचर में कई लोग कहते हैं जी सभी ग्रह देखो, सभी मत देखो। संतान का अगर विषय है तो केवल और केवल जुपिटर का गोचर देखो, जुपिटर गोचर। केवल गुरु ग्रह देखो कि गुरु क्या लगन में आए हुए हैं, क्या दूसरे भाव में आए हुए हैं, क्या चौथे भाव में आए हुए हैं, क्या पांचवें भाव में आए हुए हैं, सातवें में आए हुए हैं, नौवें में आए हुए हैं, 10वें में आए हुए हैं, 11वें में आए हुए हैं। ये सब गोचरीय स्थितियां आपको, यानी कि केंद्र में कहीं पर भी गुरु हो और त्रिकोण में गुरु हो, दूसरे या 11वें भाव में अगर गुरु है गोचर में। अब गोचर कैसे देखना है, इस पर भी हमारे कई वीडियो, क्लास पढ़ाते हुए के वीडियो हमारे अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब एक चीज़ मैं बता दूं, हम 20 सालों से ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं, तो कम से कम एस्ट्रो पाठशाला पे लगभग 1000 के करीब वीडियो अवेलेबल है और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो लोग केवल अपने YouTube से ही देखना पढ़ना पसंद करते हैं वो जाके कर सकते, और जो सिस्टमेटिक वे से सीखना चाहते हैं वो हमारे आने वाले कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। एक और भी काम कर सकते हो, हमारी अपनी ऐप है एस्ट्रो पाठशाला के नाम से ही, आप उसे गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दिया हुआ होता है, लिंक दिया होता है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर अब तक एस्ट्रो पाठशाला में जितने कोर्सेज हो चुके हैं वो सारे कोर्सेज होते हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरी टेक्निक थी संतान प्राप्ति के योगों के बारे में। तो आप इनका स्टेप बाय स्टेप देखिए, ज्योतिष में स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, टेक्निक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको स्टेप्स नहीं मालूम, टेक्निक्स नहीं मालूम, तो मामला नहीं बनेगा। ये सीखने बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, सबसे बड़ी बात, गुरु का आशीर्वाद। कोई विद्या सीखनी हो, चाहे संतान प्राप्ति हो, किसी भी तरह की नॉलेज लेनी हो, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद है। अगर ये सब हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी, मैं तो कहता हूँ यू कैन लर्न एनीथिंग है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और जैसा वीडियो बनवाना चाहते कमेंट बॉक्स में प्रॉपरली लिख दीजिए, हम उसके ऊपर बड़ा ट्राई करेंगे। धन्यवाद।